So without wasting your time, I am starting with the first chapter of zoology, that is Animal Kingdom. NCERT के सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले zoology में एनिमल किंगडम ही आता है. हम NCERT के सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे. मैं आपको बता दूं, पिछले 5-6 साल के अगर आप पेपर्स देखेंगे AIPMT के या नीट के, तो आपको पता लगेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब NCERT से ही पूछे जाते हैं. अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन NCERT के बाहर है, तो असल में NCERT के बाहर से नहीं होता, बट दैट इज रिलेटेड टू NCERT. NCERT के ही किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई टर्म पूछ लेते हैं जो एग्जैक्टली NCERT में गिवन तो नहीं होती, बट हाँ उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर होता है. सो हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो NCERT ही पढ़ाते हैं एंड समवॉट एलॉबरेशन ऑफ NCERT. इसका मतलब केवल NCERT ही नहीं पढ़ सकते हम. NCERT में जो लिखा हुआ है वो सब तो हम समझेंगे ही, परंतु अगर कोई टॉपिक गिवन है तो जितना NCERT में गिवन है थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाकर भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ज्योलॉजी में आते हैं नीट में, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो डायरेक्टली आपको NCERT में ना मिले. बट माइंडेड, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं और 1-2 ही आते हैं. इसका मतलब उन 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे NCERT से पूछे जाते हैं. इसका मतलब बायो पढ़ने के लिए जो मूल मंत्र है वो NCERT है. आपको NCERT समझ में आनी चाहिए. अब कई सारे बच्चों को हम बताते हैं तो सोचते हैं कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन, इतने लाख बच्चे, और केवल NCERT पढ़ के हमारी बायो कंप्लीट हो जाएगी. जी हाँ, NCERT देखने में छोटी लगती है, कंटेंट कम लगता है, पर आप उसके डेप्थ का एनालिसिस करें तब आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई से बातें उसमें लिखी गई हैं. और हम यही प्रयास करते हैं यहाँ पे कि जो गहराई, जो डेप्थ NCERT में, उसको आपको समझना है. कुछ चीज़ें जो NCERT में नहीं है वो भी आपको बताई जाती है. वो आपको NCERT समझने में हेल्प करती है. साथ ही साथ अगर कभी एक आध क्वेश्चन, एक आध टर्म्स बियॉन्ड NCERT आती है तो आप उन्हें कर सकते हैं सॉल्व. सो वी आर स्टार्टिंग विद एनिमल किंगडम. देखिए, आप पहले भी ये चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं. क्या आप मुझे सोचकर बता सकते हैं कि एनिमल किंगडम को अगर 2 टर्म्स में डिफाइन करना हो तो कौन कौन सी टर्म यूज करेंगे? आई थिंक आप सोच पाए होंगे. मैं आपको बताता हूं. अगर हम मल्टी सेलुलर विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टर्म यूज करें तो वो पूरे एनिमल किंगडम को डिफाइन कर देता है. इसका मतलब एनिमल होने की पहली शर्त है कि वो मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी सेल्स का बना हो, और दूसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, बाहर से फूड को एंगल्फ करता है, पूरा अंदर ले जाता है अपने एलिमेंट्री कैनाल में, और अंदर फूड का डाइजेशन करता है. उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो 2 टर्म से आप एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. टू मेक इट मोर क्लियर, मैं आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताता हूँ. हालांकि इसको इन डेप्थ आप बॉटनी में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मेरा मकसद ये है बताने का कि आपको समझ में आए कि एनिमल किंगडम किस आधार पे बनी है, और उसके बाद ही हम किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए, पहले शुरुआत में कई सारे तरीके बनाए गए क्लासिफिकेशन के, और पहले तो 2 ही जो है क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे, 2 ही किंगडम्स थी. एक प्लांटी, दूसरा एनिमलिया, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते थे और वो मोटाइल नहीं थे, मूव नहीं करते थे, उनको प्लांटी में रख दिया गया सबको. जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते थे और मोटाइल थे, मूव करते थे, उनको रख दिया गया एनिमल्स में, किंगडम एनिमलिया. मगर जब ये बनाया गया तो बहुत सारे एक्सेप्शन प्लांटी और एनिमलिया में आ गए, जिस वजह से फाइनली हमको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा. देखिए, इसमें पहला जो किंगडम बना वो बना मोनेरा.
मोनेरा में रखे गए यूनिसेलुलर, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए थे और उनकी जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक थी। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल दी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर पुट इन किंगडम मोनेरा, उनको मोनेरा में रख दिया गया। फिर आया किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। ये भी सिंगल सेल के बने हुए हैं मगर यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें। आई थिंक आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल वो प्रिमिटिव सेल है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा एडवांस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए दो किंगडम बनानी पड़ी, सिंगल सेल वाले जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है उसको यहाँ रखा गया मोनेरा में, सिंगल सेल वाले जिसमें यूकैरियोटिक सेल है उसको रखा गया प्रोटिस्टा। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से ज्यादा के बने हुए, उन्हें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंगाई में रखा। तो यहाँ पर किंगडम जो प्लांटी है इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी, वो भी तो अपना खाना खुद बनाती हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब मम्मी प्लांटी में आ गई। आपने यही पढ़ा होगा ना अभी तक कि जो अपना खाना खुद बनाए वो प्लांट, और जो बनाया हुआ खाना खाएं वो एनिमल्स, जैसे कि हम सब जो खुद सिंथेसाइज नहीं करते। देखिए, ये समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, वो ये कहते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाए। एक्चुअली मदर खाना बनाती नहीं है, वो गोभी बनाती नहीं है, वो आलू बनाती नहीं है, वो खाने को पकाती है। मदर कुक्स द फूड, नॉट सिंथेसाइज द फूड। तो इसीलिए कोई ये कहते कि भैया जो अपना खाना खुद बनाए वो प्लांट तो सही है, जो अपना खाना खुद पकाए वो अलग बात है। तो आप समझ गए होंगे बात को कि जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है। मैंने बात क्यों कही, जब मैं पूछता हूँ पहले ही लेक्चर में बच्चों से, तो पढ़कर आए होते सभी बच्चे, बट देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द बेसिक्स। जो बेसिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बच्चा क्लास 10 पढ़ के चला आता है और फिर भी बहुत सारे बेसिक गलत पढ़ के आया होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है इन बातों को निकालना, जो गलत बात, गलत बेसिक्स उसे पता है, और उन्हें क्लैरिफाई करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन बेसिक्स को क्लियर करती है। तो अब आपने समझा कि ये फूड को सिंथेसाइज जो करते हैं वो कौन होते हैं, प्लांटी, ऑटोट्रॉफिक है। और जो फूड को सिंथेसाइज नहीं करते वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया ये भी मल्टीसेलुलर है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक। हम केवल हेट्रोट्रॉपिक भी तो लिख सकते थे, जो अपना खाना खुद ना बनाए, पर तब किंगडम एनिमेलिया डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आ गया किंगडम फंगाई, ये भी अपना खाना नहीं बनाते, खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये भी मल्टीसेलुलर है। अगर हम यहाँ पर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक लिखते, मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक लिखते, तो दोनों में डिफरेंस पता नहीं लगता। असल में पांचवा फंगाई न्यूट्रिशन के आधार पे ही बनाई है। इसीलिए जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिक पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो बेसिक जो है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्योंकि ये दोनों क्या, ये तीनों जो किंगडम है दे आर बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशन,
ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक विद होलोजोइक, एंड फंगाई का हेट्रोट्रॉफिक विद सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। माना कि जो एनिमल्स हैं, जो फंगाई हैं, दोनों अपना खाना खुद भी बनाते हैं, मगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। एनिमल्स एंगल्फ करते हैं, पूरे फूड को अंदर ले जाते हैं, उसे कहते हैं होलोजोइक। होलो का मतलब कंप्लीट, और जोइक का मतलब एनिमल से है, जोइक का मतलब एनिमल टाइप न्यूट्रिशन से है, इसका मतलब बाहर से खाने को खाना। तो कंप्लीट खाने को खाते हैं और अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जबकि फंगाई जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन बाहर करता है, बाहर फूड को डाइजेस्ट करता है और फाइनली फिर उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, डिफरेंस है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बेसिस बना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ना लें, सैप्रोफिटिक को, केवल यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक को लेते, तो किंगडम फंगाई बनता ही नहीं, वो एनिमल के साथ ही रख दिया जाता। जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने लिया, कि न्यूट्रिशन लेते तो है पर कैसे लेते हैं, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको ये बेसिक क्लियर हुआ कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसके लिए हमने ये बेसिक आपको बताया, दैट इज एनिमल किंगडम। देखिए, सारे एनिमल्स को हम रख सकते हैं मेटाजोआ में। मेटाजोआ का मतलब होता है वही जो मैंने अभी तक आपको बताया, मल्टी सेलुलर विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मल्टी सेलुलर विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका हो, वो सब मेटाजोआंस होते हैं। इसका मतलब सारे एनिमल्स, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बट दिस मेटाजोआ कैन बी डिवाइडेड इनटू पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। इनको पैराजोआ और यूमेटाजोआ में डिवाइड कर सकते हैं। पैराजोआ में कौन आते हैं? जो है ऑर्गेनिज्म एनिमल्स लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर तो है, सेल्स आपस में जुड़ी है बहुत सारी, मगर ये लूजली जुड़ी हुई है आपस में, ये जुड़कर टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाती, तो उसे हम कहते हैं लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल। और इसमें एक ही एनिमल फाइलम आता है, दैट इज पॉरीफेरा। जबकि यूमेटाजोआ में वो एनिमल्स आते हैं जिसमें सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो जिनमें सेल्स फॉर्मली एग्रीगेट करके टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाती है, उनको यूमेटाजोआ में रखते हैं। इसमें रेस्ट ऑफ एनिमल फाइलम आते हैं। जो बचे हुए एनिमल फाइलम है वो इसमें आते हैं, यूमेटाजोआ। तो सारे एनिमल्स को हम पैराजोआ और यूमेटाजोआ में डिवाइड कर सकते हैं। पैराजोआ में पॉरीफेरा और बचे हुए एनिमल्स किसमें, यूमेटाजोआ। ठीक है। अब जो हमें आज पढ़ना है यहाँ पर, इसके अलावा, वो है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हम वो चीज स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन।
देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं, कलर में डिफरेंट हैं, फॉर्म में डिफरेंट हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके। बट बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, वो सबके सब कोई ना कोई कॉमन बेसिक फीचर्स वो शेयर करते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनके कुछ बेसिक फीचर्स वो सेम होते हैं। उन्हीं बेसिक फीचर्स को हम आधार बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, ताकि अलग अलग एनिमल्स को हम अलग अलग फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में क्लासीफाई कर सकें। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में हम वही बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर पाएंगे। पर सबसे पहले हम सारे एनिमल फाइलम को लिख लेते हैं, कौन कौन से एनिमल फाइलम है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के बाद हम कौन कौन से फाइलम टेकअप करेंगे। तो जो एनिमल में फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एनिमल फाइलम्स हैं। हम इसी ऑर्डर में आगे प्रोसीड करेंगे लेक्चर को, और यहाँ पर बेसिक्स बताएंगे जिनके आधार पे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हम लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा है टिश्यू लेवल, तीसरा है ऑर्गन लेवल, और फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये चार तरह के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेलुलर लेवल की, तो यहाँ पे सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड, सो दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन्स। यहाँ पे सेल्स का लूज एग्रीगेशन होता है और वो टिश्यू और ऑर्गन नहीं बनाती, जैसा कि हमने अभी देखा था पैराज़ोआ में, पॉलीफेरा में ऐसा होता है। तो सेलुलर लेवल में क्या है? लूज एग्रीगेशन of cells. That means the animal is formed by loose aggregation of cell and it does not form tissue or organs. Example, porifera. तो पोरीफेरा में वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो गई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल की बात करें तो यहाँ पर सेल्स फॉर्मली अटैच हो जाते हैं और फॉर्मली अटैच करके वो टिश्यूज बनाते हैं। इन सेल का या तो सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है या फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, पर वो साथ में फॉर्मली अटैच होकर टिश्यूज बनाती हैं।
इनकी तरह नहीं, जहाँ फॉर्म अटैचमेंट नहीं होता। सेलुलर लेवल में क्या है कि जैसे पॉलीफेरा है, आप उसके अलग अलग सेल्स अलग कर दीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए तो आपस से जुड़ जाएंगे, उनको खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेल्स का लूज एग्रीगेशन है। मगर यहाँ पे फॉर्म एग्रीगेशन होता है, आप तोड़ेंगे तो एनिमल मर जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यू। यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू बनाती हैं और इसका एग्जाम्पल ये दोनों है। निडेरिया और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब निडेरिया और टीनोफोरा में सेल्स फॉर्मली एग्रीगेट करके टिश्यू बनाती है। यहाँ एग्रीगेशन क्या होता है? फॉर्म होता है। बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और वो टिश्यू बाद में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। यहाँ पे सेल्स फॉर्मली एग्रीगेट करके टिश्यूज बनाती हैं, फिर टिश्यूज जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। उसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की आप बात कीजिए तो वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थ। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ। तो इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अगर आपने लिख लिया हो तो यहाँ लिख देते हैं प्लेटी में। यहाँ पर कौन सा लेवल होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्लेटी में होता है। यहाँ कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात अगर हम करें तो क्या होता है? यहाँ पे सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यूज बनाती हैं और कई सारे ऑर्गन बनाती हैं, मेनी ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जरा लिख लेते हैं, फिर मैं और बता देता हूं। सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स। Organs coordinate among themselves. आप इसे नोट कर लीजिए तो मैं और क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट को। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एस्केलमिन्थ से लेकर सभी में होती है। तो इसका मतलब बाकी सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। असल में ऑर्गन तो यहाँ भी बन गया था प्लेटीहेल्मिन्थ में, मगर ऑर्गन का नंबर बहुत कम था, बहुत ही कम, 2-3 ऑर्गन ही बन पाते हैं। जबकि एस्केलमिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। और केवल बनते नहीं है, ये ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं या हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, ब्रेन सब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परंतु ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है, उसमें से जो है वो यूरिया फिल्टर कर लेती है, साथ ही साथ एक्सेसिव आयंस और सॉल्ट भी वो फिल्टर कर लेती है। परंतु किडनी तभी फिल्टर कर सकती है ब्लड को जब हार्ट पंप करके उस ब्लड को किडनी के पास भेजे, अदरवाइज किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकती। अच्छा, किडनी ने ब्लड को प्योरीफाई किया, वो प्योर ब्लड हार्ट के पास पहुंचा और हार्ट भी जिंदा रहता है उस प्योर ब्लड से, क्योंकि उसे भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो हार्ट पे किडनी डिपेंडेंट और किडनी पे हार्ट डिपेंडेंट है। ये ब्लड लंग्स के पास भी जाता है, लंग्स उसे प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है और पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए सारे ऑर्गन, सारे सेल्स जिंदा रहते हैं। अगर लंग्स प्योरीफाई ना करे तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्गन। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए
नर्वस सिस्टम या ब्रेन वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन हार्ट, ऑन किडनी। किडनी प्योरीफाई ना करे, हार्ट पंप ना करे और लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड ना करें तो ब्रेन भी डाई कर जाएगा, क्योंकि उसे भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को, इसीलिए इसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पोरिफेरा, टिश्यू लेवल लिडेरिया एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल फ्रॉम एस्केल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। तो ये तो एक बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का। दूसरा अगर हम बेसिस यहां पे लें तो वो हम लेते हैं सिमेट्री को, कि बॉडी में सिमेट्री किस हिसाब से है। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। सो द सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ऑर्गेनिज्म तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप। एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, और बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई सिमेट्री नहीं है, जिनमें रेडियल सिमेट्री और जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है। सबसे पहले एसिमेट्रिकल की बात करते हैं। देखिए, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसे मान लीजिए इस तरह से, ये हमने एक पॉरीफेरा बनाया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्सिस पॉसिबल नहीं है जिससे आप एनिमल को डिवाइड करो तो दो इक्वल या दो आइडेंटिकल हाफ आए। कोई भी एक्सिस पॉसिबल नहीं। आप कहीं से भी एनिमल को डिवाइड कीजिए, उसके दो इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स नहीं आते, तो उन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो आप इसे लिख लीजिए। एसिमेट्रिकल में the animal cannot be divided, the animal cannot be divided into two identical halves by any plane, into two identical halves by any plane। आप किसी भी प्लेन से एनिमल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसका एग्जांपल लें तो एसिमेट्रिकल ये होते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरस आर एसिमेट्रिकल, पर सारे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी है पॉरीफेरा में, जैसे कि साइकिल, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बट मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरस आर एसिमेट्रिकल। तो एग्जांपल में आप लिखोगे मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा। मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारे पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल नहीं होते, मगर लगभग सारे होते हैं, अगर कुछ एक्सेप्शन को आप छोड़ दीजिए तो। बात करते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स की। तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? ये एक एनिमल बनाते हैं हम, दिस इज हाइड्रा। अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होता है, और इसको चाहे ऐसे डिवाइड करिए, ये और ये हाफ एकदम इक्वल आएंगे, चाहे इसके 90 डिग्री पे डिवाइड करिए, चाहे कोई और प्लेन ले लीजिए, हर प्लेन में
इसके इक्वल या आइडेंटिकल हाफ ही आएंगे। अगर कोई सिलेंड्रिकल चीज़ है तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करो, वो एग्जैक्टली उसके आइडेंटिकल हाफ्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल को सीधा आप रखिए और ऊपर से जो उसका सेंटर ऑफ एक्सिस है बीच में, वहाँ से प्लेन पास करिए। तो कोई भी प्लेन पास करिए आप, आपको आइडेंटिकल या इक्वल हाफ ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये कैप निकाल देते हैं तो ये मार्कर जो है सिलेंड्रिकल हो गया। ये जो पॉइंट है इसमें बीच में, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी प्लेन पास करें इस सेंटर ऑफ एक्सिस से, ऐसे पहला प्लेन, तो ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। चाहे यहाँ से पास कर दें, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल, चाहे यहाँ से पास, चाहे यहाँ से पास, कहीं से भी पास करिए, इसके सारे हाफ्स वो आइडेंटिकल आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, when animal can be divided into two identical halves by any plane passing through the center of axis. Then the animal is radially symmetrical. तो एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री, तो जिन दो एनिमल में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी है, रेडियल सिमेट्री, जबकि पॉरीफेरन मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्री। और इन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, निडेरिया और टीनोफोरा। मगर जो टीनोफोरस होते हैं ना, एक्चुअली उनमें केवल दो एक्सिस पॉसिबल होती है जो एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। तो रेडियल सिमेट्री तो है, क्योंकि एक से ज़्यादा एक्सिस जब भी पॉसिबल होती है तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। पर अगर और प्रिसाइजली हम बात करें तो दो एक्सिस है, जिसे बाय रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं आप। 5 एक्सिस होती है तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, जैसे कि इकानोडर्मेटा के एडल्ट में आएगी, आगे हम बात करेंगे। तो निडेरियंस में तो क्या होता है, 2 से ज़्यादा एक्सिस पॉसिबल होती है, मगर टीनोफोरा में केवल 2 एक्सिस पॉसिबल होती है, जिससे एनिमल को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। मैं ज़रा डायग्रामेटिकली बताता हूँ आपको। ये हम एक टीनोफोरा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये इस तरह से जो एनिमल हमने बनाया है, ये टीनोफोरा का मेंबर है और इसका नाम होता है प्लूरोब्रैकिया। इसमें रेडियल सिमेट्री है, टीनोफोरा का मेंबर है। मगर निडेरियंस में तो इनफाइनाइट एक्सिस पॉसिबल होती है, मगर टीनोफोरा में केवल 2 एक्सिस पॉसिबल होती है, विच कैन डिवाइड द एनिमल इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। यहाँ पर केवल 2 एक्सिस पॉसिबल है, एक तो यहाँ से जो काटे वो ये और ये बराबर होगा, और दूसरा इसके 90 डिग्री पे जो इन टेंटिकल्स को हाफ हाफ डिवाइड कर सके। हम दूसरी तरह से सेक्शन को देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये इस तरह से यहाँ से ये इसके टेंटिकल्स अराइज कर रहे हैं, इस तरह से एनिमल है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 एक्सिस पॉसिबल है। अगर बिल्कुल यहाँ बीच से काटें तो ये और ये हाफ इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए, और दूसरा एक्सिस केवल इन टेंटेकल के बीचों बीच से पॉसिबल है,
बीचों बीच से ये और ये हाफ क्या हो गया बराबर। कहीं और से कट करेंगे ना तो टेंटिकल छोटे बड़े या इधर उधर हो जाएंगे, दो आइडेंटिकल या सिमिलर हाफ नहीं मिलेंगे। इसका मतलब रेडियल सिमेट्री वो किस में हो गई, निडेरिया में, और टीनोफोरा में भी रेडियल ही है, मगर और प्रिसाइजली कौन सी है, बाय मतलब दो रेडियल, बाय रेडियल। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिए। आप पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। मैं तो लेक्चर कंटिन्यूअस मैनर में आपको जो है बताता रहूँगा। रेडियल सिमेट्री के बाद हम बात करते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स की। बात करते हैं यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री। एक्चुअली यहाँ पर एनिमल्स को केवल एक एक्सिस दो आइडेंटिकल या इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है, केवल एक, दूसरी कोई एक्सिस पॉसिबल नहीं होती, तब हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को ले लीजिए आप। अगर आप मुझे दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ बीचों बीच से कट करेंगे, तो राइट और लेफ्ट आइडेंटिकल हाफ आएंगे। क्या कोई और एक्सिस पॉसिबल है जिससे आप मुझे डिवाइड करें और आइडेंटिकल हाफ्स आ जाएं? पॉसिबल नहीं है। केवल एक एक्सिस अगर पॉसिबल हो तो बायलेटरल सिमेट्री। तो जरा लिखिए बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। Animal can be divided into two identical halves by only one plane. By only one plane passing through the center of axis. Passing through the center of axis. ये बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है। अब टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर पूरे कॉर्डेटा तक सभी में वो बायलेटरल सिमेट्री ही होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेटरल, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है डियर, वो तो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, मगर जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और वो भी कौन सी? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल, जबकि लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा वही फाइलम है जिसमें स्टारफिश आती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टारफिश के इस तरह से ये 5 आर्म्स होते हैं, 5 आर्म स्टारफिश के हैं, और आप इसे 5 एक्सिस से आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 एक्सिस पॉसिबल है। देखिए, एक एक्सिस इस आर्म से इक्वल हाफ्स आइडेंटिकल हाफ्स, एक यहाँ से इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स, यहाँ से सॉरी ये यहाँ से और यहाँ से। अब यहाँ थोड़े आर्म्स छोटे बड़े मुझसे बन गए होंगे, मगर वैसे एकदम एग्जैक्टली इक्वल होते हैं आर्म्स, और आप 5 एक्सिस से इनको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जब एक्सिस होती है डिवाइड करने के लिए एनिमल को, तो रेडियल सिमेट्री होती है। अगर इनफाइनाइट है तो रेडियल ही कह देते हैं, मगर 2 एक्सिस पॉसिबल थी तो हमने कहा था बाय रेडियल। और अगर 5 एक्सिस पॉसिबल हैं एनिमल को इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, तो हमने उसे कह दिया पेंटामेरस रेडियल, जो कि इकाइनोडर्मेटा में होती है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री यहाँ इकाइनोडर्मेटा में होती है। अब जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर तो किस में रखें इकाइनोडर्मेटा को? अगर पूछे इकाइनोडर्मेटा किस में आता है, बायलेटरल सिमेट्री है कि रेडियल सिमेट्री, तो हम क्या करेंगे? देखिए, एग्जामिनेशन आपके नॉलेज को, आपके आईक्यू को, आपके टैलेंट को टेस्ट करने के लिए होता है।
वो पहेलियां बुझाने के लिए नहीं होता कि ऐसे दे देगा इकानोडर्मिटा और आपसे पूछेगा बताओ क्या होगा, ऐसे नहीं देगा। वो पूछेगा बाकायदे कि इकानोडर्मिटा के लार्वा में कौन सी सिमेट्री है या इकानोडर्मिटा के एडल्ट में कौन सी सिमेट्री है। इस तरह से पूछेगा कि क्लियर होगा आपको। हाँ, कुछ और तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए वो पूछता है कि इकानोडर्मिटा किसको बिलोंग करता है, रेडियाटा या बायलेटेरिया, रेडियाटा या बायलेटेरिया। क्योंकि जिनमें रेडियल सिमेट्री है उनको रेडियाटा में रखते हैं और जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है उनको बायलेटेरिया में रखते हैं। तो भैया आप इकानोडर्मिटा को बायलेटेरिया में ही रखोगे क्योंकि बायलेटेरिया में सारे आते हैं उस ग्रुप में। बायलेटेरिया का मतलब जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है। अब आप कहोगे एडल्ट में तो नहीं होती, तो एडल्ट को नहीं देखा जाता। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट आधार होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक होता है, वही बेसिस बनता है यहाँ डिवीजन का। तो इकानोडर्मिटा के लार्वा में जो सिमेट्री होगी वही मानी जाएगी उसके ग्रुप का आधार। तो इसीलिए बायलेटेरिया में रखेंगे इसको इकानोडर्मिटा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको, कॉर्डेटा में वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है। जैसे कि हम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं, ह्यूमक्स, हमें नोटोकॉर्ड होती है। पर क्या अभी है नोटोकॉर्ड? ये नोटोकॉर्ड हमें एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, केवल पहले महीने में बनती है और तीसरे महीने में रिप्लेस हो जाती है वर्टिकल कॉलम से। तो हमें नोटोकॉर्ड भी तो नहीं है, पर हम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं क्योंकि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड हमें प्रेजेंट है। तो बात को आप समझ गए होंगे कि जो लार्वल स्टेज होती है या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो आधार बनती है हमारे बेसिस का। वो सबसे इम्पोर्टेंट आधार होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बड़े हो जाने के बाद भी कुछ आधार लिए जा सकते हैं जो जनरल फीचर्स हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि सबसे इम्पोर्टेंट आधार वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू लिया जाता है। इसके अलावा इकानोडर्मिटा में क्वेश्चन और कैसे बन सकता है आप जरा समझिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री, और ऑप्शंस देखिए क्या देता है, निडेरिया, टीनोफोरा, इकानोडर्मिटा, ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि ऑल ऑफ द अबव लगाना है। इन दोनों में तो रेडियल है ही, तो एक तो मार्क नहीं कर सकते, और इसके एडल्ट में रेडियल होती है तो वही मानना पड़ेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। और अगर इसी को ऐसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बायलेटरल सिमेट्री एंड द ऑप्शंस आर लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, इकानोडर्मिटा, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगाएंगे आप? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके लार्वा में तो बायलेटरल सिमेट्री है ही ना, आपको वही मान के चलना होगा। क्योंकि आप इन दोनों में से एक तो लगा नहीं सकते, ये भी है ये भी है, तो ये भी मानोगे तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आप बात को समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन बॉडी जब क्वेश्चन पूछती है तो वो क्लियर कट पूछती है, कोई पहेलियों की तरह नहीं पूछती। जैसे कि बचपन में हम पहेलियाँ पूछा करते थे, कोई खास आधार नहीं होता था और कुछ भी आंसर आ जाता था। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इस टाइप की पहेलियाँ। तो ऐसा एग्जामिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला। वो क्वेश्चन में क्लियर कट रखेगा कि क्या पूछ रहा है, आपको समझना होगा। और आप उसे समझ तभी सकते हैं जब आप जो है लेक्चर को थॉरली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर रहेंगी, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तब। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये सिमेट्री के बाद जो तीसरा बेसिस हम ले रहे हैं दैट इज जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर्स। इसके आधार पे एनिमल दो तरह के हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। असल में एनिमल्स का जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उनके अंदर जर्मिनल लेयर्स बनती है, या तो जो 2 जर्मिनल लेयर या 3। ये जो जर्मिनल लेयर बनती हैं वही
पूरी एनिमल की बॉडी को बनाती हैं, सारे ऑर्गन्स को बनाती हैं। तो इस आधार पे एनिमल्स दो तरह के हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय केवल 2 जर्मिनल लेयर बनती है। अगर 2 बनती है तो एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। जिन एनिमल्स में केवल 2 जर्मिनल लेयर बनती है, उसी से पूरा एनिमल फॉर्म होता है, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की अगर आप बात कीजिए तो ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनो। ऑल्दो अगर प्रिसाइजली हम बोलें तो पॉरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक कहना एकदम सही नहीं होता, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय लूज लेयर ऑफ सेल, एग्रीगेशन ऑफ सेल से बना है जो लूजली एग्रीगेटेड है। तो बहुत प्रिसाइजली तो ये डिप्लोब्लास्टिक कहना एकदम सही नहीं होता, मगर आपके लेवल पर आप पॉरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक में ही रखोगे और उसी आधार पे आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा, ये तीनों क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर जिनमें होती हैं उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर बाकी कॉर्डेटा तक जिन सभी में बायलेटरल सिमेट्री भी थी, इन सभी में प्लेटी टू कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी होती है। फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो डायग्राम भी बना के दिखाता है, जरा देखते हैं किस तरह से डायग्राम आपको दिखाई देगा। देखिए, ये एक्टोडर्म सेल लेयर है, तो हमें न्यूक्लियस बनाना ज़रूरी है। यहाँ भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इसमें यहाँ बीच में मीजोडर्म की भी लेयर है। This is mesoderm, ये बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म। तो डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देखिएगा, मगर यहाँ पे 2 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में नॉन सेलुलर लेयर होती है जो सेल की नहीं बनी होती। यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म भी है। इसका मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक हुआ और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। तो ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल और ये डायग्राम और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम यहाँ पे बन गया। तो ये आधार हुआ क्या? जर्मिनल लेयर, राइट। अब इसके बाद 4th जो है बेसिस लेते हैं हम। आई थिंक आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, बना लीजिएगा और एनसीईआरटी में भी देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से स्कैन करके ही डायग्राम्स आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर भी आप देखें, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बेसिक माने
तो वो होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, और बॉडी प्लान में पहला है सेल एग्रीगेट। एग्रीगेट बॉडी प्लान, इसे डिस्कस करते हैं चलते हैं। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब हुआ बॉडी इज फॉर्म्ड बाय लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल। ये आपको तीसरी बार बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का प्लान कहाँ होता है, पॉरीफेरा, जहां पर बॉडी लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल की बनी होती है, पॉरीफेरा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं जो बताने की जरूरत है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक टर्म का क्या मतलब है? ब्लाइंड सैक वो होती है जो एक तरफ से ओपन हो, दूसरी तरफ से क्लोज हो, ब्लाइंड एंड हो। आप इंटर करें और दूसरी तरफ दरवाजा ही ना हो जाने के लिए, तो ब्लाइंड एंड माना जाता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एनिमल का, उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, और वो सिंगल ओपनिंग होती है माउथ। एनिमल उसी माउथ से फूड को खाता है, एंगल्प करता है, इंजेस्ट करता है, और वहीं माउथ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालता है। उसके पास कोई एनएस नहीं होता। तो आप इस बात को लिख लीजिए। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब एलिमेंट्री कैनाल हैज सिंगल ओपनिंग, that is mouth. Then the animal has blind sac body plan. Blind sac body plan का मतलब एनिमल के कैनाल के पास सिंगल ओपनिंग होगी, और वो होगा माउथ, वहीं से इंजेक्शन ऑफ फूड होगा, वहीं से एक्सक्रीशन भी होगा, इजेक्शन भी होगा फूड, वहीं से खाएगा, वहीं से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर भी जाएगा। ठीक है, अगर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात करें तो दिस इज फाउंड इन निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ, तो निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ, इन तीनों के पास केवल माउथ होता है एलिमेंट्री कैनाल में, एनएस इज एब्सेंट, वो नहीं होता। मगर जो एडवांस एनिमल्स होते हैं उसमें तीसरा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। इसका मतलब एक ट्यूब ये रही बॉडी में, असल में ये जो ट्यूब है ना डियर, ये है एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज द ट्यूब विच इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लिख भी देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ट्यूब है, इसके ऊपर भी एक ट्यूब होगी, ये इस तरह से, ये रही ट्यूब, ये बॉडी की मसल्स हैं, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, बॉडी की मसल्स अलग है, बीच में खाली जगह है, और एक और अंदर ट्यूब है। इसका एक और मतलब समझ सकते हैं कि ये जो बीच में खाली जगह है जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम, इसमें ऑर्गन्स रहते हैं। उसके बाहर बॉडी वॉल होती है और अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है, बीच में खाली जगह मिल जाती है या सीलोम मिल जाता है। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का एक मतलब तो हुआ कि सीलोम का होना, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मतलब है वो ये है कि एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग
one is mouth and another one is anus. तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ये एस्केलमिन्स से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में होता है। प्लेटीहेल्मिन्स तक निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। Then Eskelmins, Annelida, Orthopoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata all have two openings in alimentary canal. One is mouth and another one is anus. दो ओपनिंग होती है तो हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। मगर अभी आपको इस टर्म को और ज़्यादा मैंने समझाया। ट्यूब विद इन अ ट्यूब का ये भी मतलब हुआ कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। हमारी बॉडी वॉल, बीच में खाली जगह सीलोम जिसमें ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और फिर उसके बीचों बीच एलिमेंट्री कैनाल है। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ है और आप जो है ऐसे करते हैं तो स्टमक ऐसे मुड़ जा रहा है, पूरा ऐसे कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन घूम जा रही है, ऐसा नहीं होता। बीच में खाली जगह होती है। अंदर की ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल, बाहर की बॉडी वॉल से सेपरेट होती है। ये फायदा होता है बीच में खाली जगह होने से कि एलिमेंट्री कैनाल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते बॉडी के मूवमेंट की वजह से। ये भी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। वरना पता चला कि आप किचन में गए और आपने 3 लड्डू चुरा के खाए, वो लड्डू यहाँ से जा रहे हैं, और अगर सीलोम नहीं होता, बीच में खाली जगह नहीं होती, तो बाकायदे वो लड्डू दिखते तीनों, और जहाँ आपको जो है 1 फ्लाइंग चप्पल पड़ने थे 3 फ्लाइंग चप्पल पड़ते, क्योंकि मम्मी गिन लेती सीधे से कि 3 लड्डू जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ ऐसा नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल में जो गया वो अंदर ही है, पता नहीं लगेगा। यानी कि ब्रेकफास्ट करके आप बाहर निकले तो फ्रेंड्स बता रहे हैं कि ये देख बैगन की सब्जी जा रही है, ऐसा नहीं होता, दिखता नहीं है कुछ। तो ये भी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। ये जो दूसरा एस्पेक्ट है सीलोम वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पे बात की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, फिर बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जिसमें क्या क्या चीज़ें हमने ली। सबसे पहले हमने लिया क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने बात की किसकी, सिमेट्री की। फिर हमने बात की किसकी, जॉमिनल लेयर की। और फिर अभी अभी हमने बात की बॉडी प्लान की, कि बॉडी प्लान किस तरह से होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो है इसके आगे, और वो स्टार्ट करेंगे सीलोम से। ठीक है, थैंक यू।